Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों मैं अब डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ में आपका फोर्थ चैप्टर में आज सेक्शन 4.2 स्टार्ट करूंगी, जिसमें मैं आपको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाऊंगी। इसका अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमने लास्ट क्लास में सुना था वर्ड, उसको सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो बेटा, हमारा वर्ड है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सबको पता है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहे हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर और होमोजीनियस का क्या मीनिंग है? होमोजीनियस लिखा है तो राइट साइड जीरो है, लीनियर है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है आपके पास। और हमने nth ऑर्डर की पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। The new word here is constant coefficients. कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब है कि ये जो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये जितने भी और डेरिवेटिव्स हैं, इन सब के जो कांस्टेंट्स हैं वो आपके, इन सब के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके कांस्टेंट हैं, फंक्शन नहीं है। मतलब 2, 3, 4 ऐसे हैं, एक्स स्क्वायर x+3 इस टाइप के नहीं है। ठीक है, तो ये रियल कांस्टेंट्स हैं, ये भी याद रखिए, कॉम्प्लेक्स नहीं। तो ये सब आपके कांस्टेंट है। तो इस टाइप की हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको निकालना है। इससे पहले बेटा आपने जितनी भी बातें करी है ना, उसमें सॉल्यूशन आपको गिवन था, आपको सिर्फ वेरीफाई करना था कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। अब हम सीखेंगे कि इनका सॉल्यूशन जो है निकालना कैसे है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक इक्वेशन लिखनी होगी, दैट इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर उसको बोल देते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो कैसे मिलती है? आप इस dy बाई डी एक्स वाले जो जितने भी डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं ना, इनको रिप्लेस करेंगे किसी चीज़ से। ठीक है, वेरिएबल से। जैसे dy बाई डी एक्स को मैं m से रिप्लेस कर दूंगी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो m स्क्वायर से करूंगी, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो m क्यूब से करूंगी, nth ऑर्डर होगा तो m की पावर n से रिप्लेस करके जो इक्वेशन मिलेगी ना, वो मेरी कहलाएगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मेरी इक्वेशन ये वाली क्या बन गई? देखो इधर मैंने यहाँ पे m की पावर n लगा दिया, यहाँ पर m की पावर n-1, यहाँ पर m। ठीक है, और ये y एज इट इज ही रहेगा आपका। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी? एक मिनट, ये d बाई डी एक्स होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये a नॉट एम एन वाई a1 mn-1 y बन गया, और ये an-1 my प्लस an y बन गया। ठीक है, ये बन गया। इसमें से y कॉमन निकल जाएगा आपका, तो आपकी यही वाली इक्वेशन बन जाएगी जो यहाँ लिखी हुई है, a0 mn प्लस a1 mn-1। ये सब मतलब आपने जो ये ऑपरेटर था ना d बाई डी एक्स, इसको नाम दिया है m। ठीक है, तो जब इसका डी स्क्वायर निकाला तो उसका नाम दे दिया मैंने m स्क्वायर, इस तरीके से दिया है, राइट। तो मेरे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकली, अब वो एक इक्वेशन है। ठीक है, उसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। सॉल्व करने पे उसके रूट आ सकते हैं। कितने रूट आ सकते हैं? मैक्सिमम n रूट्स आएंगे आपके पास, क्योंकि ये nth ऑर्डर की इक्वेशन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट भी आएंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स रूट भी अलाउ कर देते हैं तो एग्जैक्टली n रूट्स आएंगे। आपको पता है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n रूट्स, अगर कॉम्प्लेक्स भी अलाउड किए हैं आपने। ठीक है, तो और हम करेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितने एग्जैक्टली रूट्स आएंगे? अगर nth ऑर्डर की इक्वेशन है तो n रूट्स आ जाएंगे। अब वो रूट कैसे हो सकते हैं? वो रूट हो सकता है रियल आ जाए, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों आ जाए, रिपीटेड रूट्स आ जाए, नॉन रिपीटेड रूट्स आ जाए, कुछ भी आ सकते हैं मेरे पास। तो हर केस में अलग अलग उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो मैं पहला केस सिखा रही हूँ, जब आपके रियल रूट्स आए और वो डिस्टिंक्ट आए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स आए। सपोज कर लो 2 आ गया, 3 आ गया, ऐसे रूट्स। 2 और 2 ऐसे रूट्स नहीं है, रिपीटेड की बात नहीं हो रही है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात हो रही है आपके पास, कि आपके जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अगर आ जाते हैं तो आप कैसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर्मूला कि ऑक्सिलरी इक्वेशन नंबर 2 के अगर n डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं m1 m2 mn फॉर्म के, तो जनरल सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू c1 e m1x प्लस c2 e m2x प्लस cn e mnx, वेयर c1 c2 cn आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बेटे क्वेश्चन तो ये चीज़ जो मैंने लिखी है इस समझ में आएगी क्वेश्चन से। लेट अस लुक फॉर द क्वेश्चन। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन ये है कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए। अब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि राइट साइड जीरो है। अगर राइट साइड जीरो है तो ये होमोजीनियस है।
होमोजेनियस है और कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की, तो इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 2 ही सॉल्यूशन आएंगे निकल कर। ठीक है, तो कैसे निकालूं मैं वो 2 सॉल्यूशन, अब वो सीख रहे हो आप। तो आपने करना क्या है बेटा, हम d/dx को डाल देंगे m, फिर d²/dx² क्या डल जाएगा, m²। ठीक है, पुट इन दिस इक्वेशन, तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दोनों में से जो मन करे वो वर्ड यूज कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या बन जाएगा, देखो ये d²/dx² की जगह m डाला है, तो m² y माइनस 5my प्लस 6y इक्वल टू 0। तो आपकी जो इक्वेशन यहाँ से मुझे मिल गई दैट इज m² माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आपकी ये इक्वेशन आ रही है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक इसके अंदर। तो आपकी जो ये इक्वेशन निकल कर आई है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 2 रूट्स होंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगा लो, ये बन गए रूट फैक्टर्स इसके। तो m को कॉमन निकाला, m-3 माइनस 2 को कॉमन निकाला, m-3 इक्वल टू 0। तो m-3 m-2 इक्वल टू 0, तो मुझे मिल गया m इज इक्वल टू 3n2। ठीक है, ये 2 रूट्स आपके निकल कर आ गए। तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखूंगी, क्योंकि ये है ही होमोजीनियस, तो यहीं से मेरे को जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की भी शुरुआत हो रही है बेटा, क्योंकि जो होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही बोलते हैं। तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू y, हमने यहाँ पे y इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा, देखो ये जैसे जो भी आपके पास 3 और 2 दो रूट्स आए ना, इन दोनों को तो e की पावर में चढ़ा दो, तो e की पावर 3x और e की पावर 2x, और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो, तो a और b। ठीक है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आप कुछ भी डाल सकते हो, c1 c2 या कोई और आपका मन कर रहा है तो आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो ये आपका एक सॉल्यूशन बन गया इसका। तो ये पूरा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, क्योंकि होमोजीनियस पार्टी है हमारे पर, नॉन होमोजीनियस तो है ही। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक के अंदर। d³ y/dx³ माइनस 3d²y/dx² माइनस dy/dx प्लस 3y इक्वल टू 0, ये है आपके पास। अब इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलती है आपकी, d/dx को m डाल देंगे। क्लियर है, तो हमने डाला d/dx को m, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, देखो ये m³ का फैक्टर देगा, ये m² का फैक्टर देगा। ठीक है, दिस विल गिव अस m, और ये दे देगा आपको 3। मैंने y को भी डायरेक्ट दूसरी साइड पे ले गई हूँ, तो इतना ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई मेरी बेटा, ये आ गई मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो फैक्टर देख लें अगर बन रहे हैं तो इनके। देखो पहले 2 में से मैंने m² कॉमन निकाला, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया m-3 m² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m आ गया 3 1 और -1, तो 3 रूट आ गए। तो सॉल्यूशन क्या होगा मेरा, y इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू, देखो पहले इनको e की पावर में चढ़ा दो। ठीक है, फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, वेयर a b एंड c आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। क्लियर हो गया सब बच्चों। ठीक है, तो ये है अगर आपके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगर रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं और रियल भी हैं। रिपीटेड रियल मतलब जैसे 2 2 3, ठीक है, जैसे 2 2 और 3 आ जाए तो ये तो आ जाएगा रिपीटेड रियल रूट्स के अंदर, और ये आ जाएगा नॉन रिपीटेड यानी कि डिस्टिंक्ट में। तो 3 की ट्रीटमेंट तो जैसे अभी सिखाई थी वैसे ही होगी, 2 और 2 की कैसे हो गई रिपीटेड। तो देखिए रिपीटेड का कैसे सॉल्यूशन निकलता है, मैंने यहाँ पे प्रोसेस पूरा लिख दिया है, पर मैं सिखाऊंगी आपको क्वेश्चन के अंदर ही। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको रिपीटेड का केस करा देते हैं। देखो ये है आपका 7th क्वेश्चन, d² y/dx² माइनस 8
dy बाई डी एक्स प्लस 16y इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन ही लिखेंगे। लिखने का तरीका ऑक्सिलरी इक्वेशन विल नॉट चेंज। वो कैसे मिलेगा देखो, पुट डी बाई डी एक्स इक्वल टू एम। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। आप देख रहे हैं कि ये मेरी ये बन रही है m माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से आपको दो रूट्स मिले 4,4। अब नाउ इट इज अ केस ऑफ रिपीटेड रियल रूट्स। रिपीटेड मतलब रिपीट हो रहे हैं, सेम आ गए दो रूट्स। तो हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखो दो रूट्स है ना, तो इनके पॉलिनोमियल बना लो डिग्री 1 का। तो a प्लस बी एक्स विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और साथ में इसकी ट्रीटमेंट होगी ऐसे e4x। दोबारा से देखें, 4 और 4 दो रूट मिले थे ना, तो e की पावर 4x तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक बार एक का कंट्रीब्यूशन ae4x, अगर दूसरे का कंट्रीब्यूशन लिखूंगी तो be4x। तो ae4x प्लस be4x, तो ये तो a प्लस बी आ गया। a प्लस बी तो खुद ही एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो आपको करना क्या है, अब जितने एक्स्ट्रा रूट्स आपको मिलते जाएं एक एक पावर बढ़ाते जाना x की। तो हमने इस वाले रूट को x से मल्टीप्लाई कर दिया और लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है, तो मेरा बन गया ae4x प्लस bxe4x, ये आंसर आ गया। मान लीजिए एक और 4 होता तो आपका आ जाता cx स्क्वायर e4x, मतलब पॉलिनोमियल बना लेना आपको। तो दो रूट्स हैं तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, 3 रूट्स रिपीटेड आएंगे तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। एक दो केसेस और आप इसके देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। लेट मी फाइंड सम मोर क्वेश्चंस ऑफ इट। देख लेती हूँ मैं, कोई क्वेश्चन अच्छा सा मिल जाता है तो। हाँ, ये देखो, ये है आपका 13th क्वेश्चन, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 5d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7dy बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने वही किया है, डी वाई डी एक्स को m मान लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है, अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो पहले इसका कोई भी एक रूट फाइंड करना पड़ेगा। क्यूबिक इक्वेशन है तो हम ट्राई कर लेते हैं, m इक्वल टू 1 माइनस 1 और यही होते हैं। तो हम सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि m इक्वल टू 1 है। पहले चेक कर लो यहीं पे m इक्वल टू 1 इसका रूट है कि नहीं। देखो m को 1 डाला तो 1 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 3, 7 और 1 8। हाँ ठीक है, तो 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, तो 1 हमारा इस इक्वेशन का रूट आ गया। तो एक रूट से डिवाइड करके बाकी के रूट्स भी हमें मिल जाएंगे। तो मुझे पता चला कि 1 इज द रूट, तो m माइनस 1 इज द फैक्टर। ऐसे सॉल्व करते हो। अब मुझे बीच की इक्वेशन निकालनी है, डिवाइड करने के बाद कैसे आएगी। तो सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे सीख लीजिए क्योंकि ये बहुत बारी यूज होने वाली है। तो देखो इसमें इक्वेशन में हाईएस्ट पावर m की क्यूब दिख रही है ना, तो पहले m क्यूब फिर m स्क्वायर, एक एक कम करते जाओ, फिर m और फिर कांस्टेंट। अगर कोई चीज़ नहीं भी प्रेजेंट है तो भी लिखना जरूर है, उसकी जगह पे उसका कोफिशिएंट 0 डाल देंगे। अब m क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, m स्क्वायर का इक्वेशन में -5 है, m का 7 है और कांस्टेंट -3 है। जो रूट आएगा निकल कर उसको यहाँ लिखेंगे, ये रूट है। m इक्वल टू 1 एक रूट निकल आया तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब कैसे सॉल्व होगा, देखो पहले फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको एज इट इज रिपीट कर दिया। ठीक है, फिर 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 प्लस 1 आ गया 4। ठीक है, अब फिर से 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो -4 इंटू 1 -4 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 3 आ गया। फिर से 3 को इस रूट 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो तो 3 1 जा 3 और इनको ऐड किया तो 0। अगर आपने 1 जो रूट निकाला था वो सही निकाला हुआ है तो आपका लास्ट में हमेशा 0 ही बचेगा, कुछ और नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये रिमाइंडर है। अगर आपका रूट है तो नेचुरल सी बात है, डिवाइड करके रिमाइंडर जो बचेगा वो हमेशा 0 ही बचेगा। तो ये पहचान है इस बात की कि आपने सिंथेटिक डिवीजन ठीक लगाई है और 1 इसका रूट था। तो अब इससे क्या करें, देखो ये m क्यूब के नीचे 1 आया ना, तो नाउ दिस विल बिकम द कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर। एक एक पावर कम हो जाएगी, m स्क्वायर है तो ये m बन जाएगा और ये m था तो ये कांस्टेंट बन जाएगा।
तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3। ठीक है, तो मैंने लिख दिया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मेरे को पूरी लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड नहीं करना पड़ा, सिंथेटिक से मैंने जल्दी से कर लिया। ठीक है, अब देखो बाकी के रूट्स निकालते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम आराम से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इसमें तो हमने मिडल टर्म लगा दी स्प्लिट करके। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा m माइनस 3 माइनस 1 m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट्स क्या आ गए 1 1 एंड 3। तो ये कौन सा केस बना, ये 1 और 1 तो बन गए रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रियल, और ये क्या बन गया नॉन रिपीटेड। ठीक है बच्चे, तो इससे मेरा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आप देखो। 3 का ट्रीटमेंट तो e की पावर 3x। ठीक है, 1 की ट्रीटमेंट कैसे होगी देखो, e की पावर x होनी है क्योंकि रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाएंगे a प्लस बी एक्स। अच्छा सॉरी, मैं a यूज कर चुकी हूँ, तो आप एक काम कर लो, यहाँ पे कुछ और बना लेते हैं। एक सेकेंड, क्यों इसको c बना लो, एक तो पेन क्यों नहीं काम कर रहा। एक सेकेंड बच्चों, ये बन जाएगा आपका, मैं दोबारा लिख देती हूँ देखो, a प्लस बी एक्स ई टू दी पावर x प्लस सी ई 3x। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन बन गया y का। क्लियर हो गया सब बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 8 वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी बेटा, m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, तो आप सब देख सकते हो पहले कोई रूट निकालना पड़ेगा। तो हमने इसमें देखो m को 2 डाला, तो मेरा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 2 स्क्वायर प्लस 12 m की जगह डाला 2, तो ये मेरा आ रहा है सॉल्व करके 0, और राइट हैंड साइड भी आपकी 0 है। तो इसका मतलब मेरा m इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर m इक्वल टू 2 रूट है तो एक तो m माइनस 2 फैक्टर बन गया, तो फैक्टर बनने के बाद बीच की इक्वेशन मुझे फिर से चाहिए। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन लगा लेते हैं। देखो m क्यूब है, फिर m स्क्वायर है, फिर m है, और फिर कांस्टेंट है। तो m क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, m स्क्वायर का 6 है, m का 12 है, और कांस्टेंट 8 मैंने यहाँ से लिखे हैं बेटा, यहाँ से लिखे हैं रूट्स। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना मैंने रूट्स कहाँ से लिखे हैं। क्लियर, बेटा चलिए अब देखो, मेरे पास m इक्वल टू 2 रूट है, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया, पहले 1 के नीचे 1। ठीक है, ये पहला वाला तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, फिर रूट से मल्टीप्लाई और फिर ऐड माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, फिर माइनस 4 को रूट से मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या आ जाएगा माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, फिर ये माइनस कर दिए दोनों, तो 4 आ गया। अब फिर से 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करके लिखा और दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरा 0 आ गया। दिस 0 इज द रिमाइंडर। अब एक एक पावर कम कर दो, m क्यूब है तो m स्क्वायर, ये m और ये कांस्टेंट। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, यहाँ से m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मैंने लिख दिया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो आपकी ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से बेटा इस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 को सॉल्व कर लो। ये हमें दिख रहा है कि ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मेरे को रूट्स कौन कौन से मिल गए, 2 2 और 2। ठीक है ना, क्योंकि m माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो 2 रूट तो यहाँ से आएंगे और 1 रूट ये है, तो अब 3 रिपीटेड रूट्स आ गए। ठीक है, सो इट इज अ केस ऑफ रिपीटेड रियल रूट्स। ठीक है, रिपीटेड रियल रूट से आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो 2 है ना, तो ये देगा तो e की पावर 2x ही। तो फिर आगे हमें क्या लिखना है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 रूट है ना, तो हम
2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाएंगे तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा वेयर ए बी सी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर किसी बच्चे को ऐसे पॉलिनोमियल फॉर्म से समझ नहीं आ रहा ना तो वो ऐसे याद रखे। देखो 2 और 2 तीन रूट्स है ना, ये तीनों के तीनों e2x तो देंगे ही देंगे। ठीक है अब इसको भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया और इसको भी किया। फिर करना क्या है, ऐड करना है। बट ऐसा करने से कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो हमें क्या करना है, पहले वाले को कांस्टेंट छोड़ो, दूसरे वाले को x से मल्टीप्लाई करो, तीसरे वाले को x स्क्वायर से करो। अगर बाई चांस एक और रूट आ रहा होता तो चौथे वाले को हम x क्यूब से कर देते। ठीक है, तो मतलब आपको एक एक पावर x की बढ़ाती जानी है। पहले x की पावर 0 से किया, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इस बात को सीखने का। क्लियर हो गया सब बच्चों को यहाँ तक? ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया कि रिपीटेड रूट और डिस्टिंक्ट रूट्स के अंदर हम किस तरीके से सॉल्यूशन को लिखते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया? ठीक, अब देखिए मैं आपको अब सिखाती हूँ नेक्स्ट पार्ट। ये देखिए रिपीटेड रियल का हो गया। अब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट सीख लीजिए। एक तो सबको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर मतलब अगर 2 + 3 आयोटा आपका रूट है तो 2 - 3 आयोटा भी आपका रूट होगा। ठीक है, तो इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 हैज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट a + ib एंड a - ib नीदर रिपीटेड, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर ये रिपीट नहीं हो रहे हैं मतलब 2 + 3i है तो 2 - 3i आए, एक ही बार आए हैं, 2 बार ही नहीं आया, तो नॉट रिपीटेड का केस है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पहले ये जो a लिखा हुआ है ये जो रियल पार्ट होगा ना, रियल पार्ट का कंट्रीब्यूशन e की पावर में ही जाएगा। ठीक है, और जो ये इमेजिनरी पार्ट b होगा ना, इसका कंट्रीब्यूशन हम कैसे लिखेंगे, c1 cos bx + c2 sin bx। हर बारी c1 cos और c2 sin ही लिखना है, मतलब c1 c2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उनको कुछ भी लिख सकते हो, लिखना c1 cos और c2 sin ही है। बस ये जो b होगा ना ये यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए 2 + 3 आयोटा है तो ये cos 3x बन जाएगा। अगर ये b 5 है तो यहाँ पे cos 5x बन जाएगा। ठीक है, ये फर्क आएगा, बट c1 cos और c2 sin में कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर ये रिपीटेड रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं a + ib और a - ib, देखो a + ib रूट आया तो a - ib भी रूट आएगा ही आएगा, बस ये 2 - 3 बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने जैसे k फोल्ड लिख दिया यहाँ पे। अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो इनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, देखो जो रियल पार्ट होगा a वो तो रियल देगा ही देगा eax, और आपको पता है रिपीटेड अगर रियल रूट रिपीट हो रहा हो तो साथ में पॉलिनोमियल आ जाता है। तो अगर 3 बार मान लीजिए आ रहा है तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखेंगे, और अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो हमारा c1 + c2x आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है k बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए मैंने इसको कहाँ तक रोका, x की पावर k - 1 तक रोका। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट का सॉल्यूशन वैसे ही निकलेगा, sin bx और cos bx। ये आपकी अपनी मर्जी है बच्चों की sin bx पहले लिख दिया या cos bx पहले लिख दिया। किसी बच्चे ने cos bx पहले लिख दिया, sin bx बाद में लिख दिया, तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट का सॉल्यूशन हमेशा sin और cos की फॉर्म में आएगा। तो आपका ये जो है ना इस तरीके से पूरा एक सॉल्यूशन बन के आ जाएगा, मतलब रियल पार्ट बाहर कर देंगे eax। ठीक है, और उसके साथ में फिर ये पॉलिनोमियल इस तरीके से मल्टीप्लाई करके sin bx और cos bx लगाएंगे। क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, क्वेश्चन से ही क्लियर हो सकती हैं हमें चीजें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, ये है आपका d³ y/dx³ -d² y/dx² प्लस dy/dx माइनस y = 0। तो देखिए मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m³ ऑक्सिलरी इक्वेशन m³ - 3m, सॉरी 3 नहीं है, m³ - m² प्लस m - 1 = 0, यही बनेगी ना। ठीक है, हम कैसे निकलिए, dy/dx को m मान के। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो देखो मेरे ख्याल से तो ये ऐसे ही हो जाएगी, m - 1 + 1 m - 1। शुरू के 2 फैक्टर में से m² कॉमन निकाल लिया तो m² + 1 और m - 1 कॉमन आ गया, तो m = 1 और m² + 1 को 0 डालने से मुझे क्या मिलेगा, देखो m² = -1 यानी कि m = ± आयोटा। तो मेरे रूट्स आ गए m = 1, एक आया आयोटा और एक आया माइनस आयोटा। तो ये तो आ गए कॉम्प्लेक्स रूट्स नॉन रिपीटेड।
ठीक है, और ये मेरा रियल आ गया। कैसे लिखूँ मैं इसका सॉल्यूशन? देखिए, जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू 1 से तो मिला e की पावर x, ठीक है, a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब i और माइनस i, आप देख रहे हो रियल पार्ट तो आया ही नहीं। रियल पार्ट आता तो हम उसको भी लिखते, अब नहीं आया तो इमेजिनरी पार्ट में i और माइनस i, तो कोफिशिएंट 1 और -1 बना ना, तो क्या लिखेंगे? c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर है? अगर मान लो मेरे रूट आते 2i और -2i, तो मैं लिख देती c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, तो वेयर a, c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखो, ये 18th क्वेश्चन है बुक का। d4y बाई डी एक्स 4 प्लस 8d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी बेटा मेरी? m4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, यही आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर आपके क्या आएंगे? m4, आप देख रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक है तो आप इसको मिडल टर्म से ही दोबारा कर सकते हैं स्प्लिट, तो मेरे ख्याल तो मैंने सही किया है ना, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक तो सॉल्व हो जाती है ना क्वाड्रेटिक की तरह ही। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 आ गया m स्क्वायर प्लस 4 जा 16, तो ये आ गया m स्क्वायर प्लस 4 m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई? m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, और इधर से भी m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्या दे देगा? 2 आयोटा प्लस माइनस, इधर से भी मिल गया प्लस माइनस 2 आयोटा। तो बेटा मेरे सॉल्यूशंस क्या निकल कर आ गए? देखो, रूट्स आर 2i 2 बार आया, माइनस 2i भी 2 बार आ गया, दैट इज रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट्स आए ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? पहले एक का सॉल्यूशन लिख लो। देखो 2i है ना, 2i फिर से रियल पार्ट तो आया नहीं, तो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x ये बनना चाहिए था। ठीक है, सॉल्यूशन यही होना चाहिए था ना, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, बट क्योंकि रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है तो फिर क्या करते हैं? पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे? c1 प्लस c2x, ठीक है, c1 प्लस c2x इंटू कॉस 2x। ऐसे ही c2 ले चुकी हूँ मैं, यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ बेटा। देखो, c1 प्लस c2x इंटू कॉस 2x प्लस, अब दूसरा कांस्टेंट ले लो, c3 प्लस c4x साइन 2x। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया बेटा? 2 बार रिपीट हो रहा था तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? c1 प्लस c2x। ठीक है, किसी बच्चे ने कोई और कांस्टेंट ले लिया, वो चल जाएगा, a प्लस bx। मान लीजिए 3 बार रिपीट हो रहा होता तो मैं क्या लिखती? c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू कॉस 2x। ठीक है, फिर c4 c5 और c6 ऐसे करके साइन 2x। ठीक है, 4 बार रिपीट हो रहा होता तो c4x क्यूब की भी टर्म आ जाती। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना है। ये मेरा CF भी बोलते हैं इसको, और y इक्वल टू CF रहने दो भी, चलो y इक्वल टू दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर तो मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, बट अभी इस एक्सरसाइज के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी और कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आ जाए। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि ये बेस बनेगा। अगर होमोजीनियस नहीं सॉल्व करनी आएगी तो नॉन होमोजीनियस भी सॉल्व नहीं होगी। तो आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन बच्चों, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।